हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बेल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बेल का मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है और बेल को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ बेल। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ बेल, यानी बेल का मीनिंग क्या है। तो इंग्लिश कॉमन लॉ के हिसाब से बेल का मतलब होता है किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट या इम्प्रिजन किया गया हो, उसको कुछ श्योरिटीज़ लेने के बाद रिलीज़ कर देना या फिर फ्री कर देना। उन श्योरिटीज़ की क्या कंडीशन होगी कि जिस भी डेट और प्लेस पर उस पर्सन को अपीयर होना होगा कोर्ट के सामने, उस दिन वो उस प्लेस पर और उस डेट पर अपीयर होगा। अगर हम इसे सिंपलर वर्ड्स में समझें तो बेल का मतलब होता है किसी एक्यूज पर्सन को प्रिजन से टेम्परेरी रिलीज कराने के लिए कोर्ट में हम जो भी श्योरिटी या बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं या सबमिट करते हैं उसे हम नॉर्मल टर्म में बेल कहते हैं। और बेल की क्या कंडीशंस होती हैं कि जिस भी टाइम एंड डेट पर उस पर्सन को कोर्ट में अपीयर होना होगा वो उस टाइम एंड डेट पर कोर्ट में अपीयर होगा। अगर जो भी एक्यूज पर्सन है वो उस डेट और टाइम पर कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो जो उसकी बेल है, जो उसकी ज़मानत है, वो जब्त कर ली जाएगी। बेल पर रिलीज़ होने का ये मतलब नहीं है कि जो एक्यूज्ड है वो पूरी तरीके से फ्री हो गया है। उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगी रहती हैं, जैसे कि वो देश को छोड़कर नहीं जा सकता है। अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी उसे परमिशन लेनी होगी, और जब भी कोर्ट या पुलिस चाहेगी तो उसे अपीयर होना होगा उनके सामने। जितने भी समरी केसेस होते हैं उनमें बेल कंपलसरी होती है, यानी कि ऑब्लिगेटरी होती है। बेल ज़्यादातर केसेस में ऑब्लिगेटरी होती है, लेकिन किन केसेस में बेल ऑब्लिगेटरी यानी कंपलसरी अनिवार्य नहीं होती है उन केसेस के बारे में हम बात करते हैं। ऑब्टेनिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी ऑन फॉल्स प्रिटेंसेस, यानी झूठे बहाने से किसी प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करना या अटेम्प्ट करना उस प्रॉपर्टी को पाने का किसी झूठे बहाने से, इस केस में बेल कंपलसरी नहीं होती है। रिसीविंग प्रॉपर्टी सो ऑब्टेन्ड और स्टोलन, यानी कि चोरी की गई प्रॉपर्टी या गलत तरीके से ऑब्टेन की गई प्रॉपर्टी को रिसीव करना, इसमें भी बेल ऑब्लिगेटरी नहीं होती है। परज्यूरी और सबऑर्डिनेशन ऑफ परज्यूरी, झूठी गवाही के केस में भी बेल ऑब्लिगेटरी नहीं होती है। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, विलफुल और इनडिसेंट एक्सपोजर ऑफ द पर्सन और राइट, यानी कि जन्म को छुपाना या फिर किसी भी पर्सन या किसी दंगे का अभद्र प्रदर्शन करना, इन केसेस में भी जो बेल होती है वो ऑब्लिगेटरी नहीं होती है। असॉल्ट अपॉन अ पीस ऑफिसर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और अपॉन एनी वन असिस्टिंग हिम, किसी भी पीस ऑफिसर या किसी भी ऐसे पर्सन जो उसको असिस्ट कर रहा है उसके ऊपर अगर असॉल्ट किया गया है तो इन केसेस में भी बेल ऑब्लिगेटरी नहीं होती है। निगलेक्ट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी एज अ पीस ऑफिसर, एज अ पीस ऑफिसर अगर हमने किसी चीज़ को निगलेक्ट किया है या अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है तो इन केसेस में भी बेल ऑब्लिगेटरी नहीं होती है। एनी एग्जीक्यूशन ऑफ विच द कॉस्ट आर पेबल आउट ऑफ द कंट्री और बोरो रेट ऑफ फंड, तो ये जो सारे केसेस हैं इनमें बेल ऑब्लिगेटरी नहीं होती है, यानी कि अनिवार्य नहीं होती है। जो समरी केसेस होते हैं उनमें बेल ऑब्लिगेटरी होती है और मोस्टली केसेस में बेल ऑब्लिगेटरी होती है। अगर हम बात करते हैं इंडियन लॉ की, तो इंडियन लॉ में बेल वर्ड को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और 1973 में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी एंड सेक्शन 2 क्लॉज ए में। अगर हम बात करें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 2 क्लॉज ए की, तो उसमें बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनको फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताया गया है, या फिर जो किसी और लॉ के हिसाब से बेलेबल हैं उनको हम बेलेबल ऑफेंस कहेंगे, और बाकी जो भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। इसको सिंपलर वर्ड्स में जानते हैं तो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस हमें सेक्शन 2 क्लॉज ए में बताए गए हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के। इसमें क्या कहा गया है कि बेलेबल ऑफेंस वो हैं जिनको फर्स्ट शेड्यूल में एज बेलेबल ऑफेंस बताया गया है, या फिर अगर किसी लॉ के अकॉर्डिंग वो बेलेबल है तो वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और जो बाकी के ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। The word bail means the security for a prisoner's appearance for trial.
बेल का मतलब होता है किसी भी एक्यूज पर्सन को टेम्पररी रिलीज करना इस सिक्योरिटी पर कि जिस भी दिन उसका ट्रायल होगा उस फिक्स डेट और टाइम पर वो कोर्ट में अपीयर होगा। बेल ग्रांट करने का ये मतलब नहीं होता है कि जो भी प्रिजनर है उसको हमने जेल या कस्टडी से एकदम फ्री कर दिया है, उसको हमने टेम्पररीली रिलीज़ किया है। और किस बेसिस पर रिलीज़ किया है कि जिन भी पर्सन्स को हमने उसे सौंपा है, यानी जो भी उसके श्योरिटीज़ हैं, वो इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि जिस भी दिन उसे अपने ट्रायल के लिए अपीयर होना होगा या फिर पुलिस के सामने अपीयर होना होगा, वो उस दिन फिक्स प्लेस और टाइम पर अपीयर होगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ बेल, यानी कि बेल के कौन कौन से काइंड्स हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर बेल को 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस जो कि सेक्शन 436 में बताया गया है, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो कि सेक्शन 437 में बताया गया है, और एंटीसिपेटरी बेल जो कि सेक्शन 438 में बताया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये हमने पहले भी पढ़ा, इसे हम एक बार फिर से जानते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। तो बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनको फर्स्ट शेड्यूल में एज बेलेबल ऑफेंसेस बताया गया है, या फिर किसी और लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो बेलेबल है तो उन्हें हम बेलेबल ऑफेंसेस कहेंगे, और जो बाकी के ऑफेंसेस होंगे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि बेल को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ बेल। तो सबसे पहले हम कोर्ट का नेम मेंशन करते हैं इन द कोर्ट ऑफ डैश एट डैश। मान लीजिए हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बेल एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट लखनऊ। उसके बाद हम क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर मेंशन करेंगे जो भी हमें अलॉट हुआ होगा, और कौन से ईयर में हम ये एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहे हैं हम वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे इन द मैटर ऑफ, यानी किन किन पार्टीज़ के बीच में ये केस है, हम उनके नेम्स मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पेटिशनर का नेम मेंशन करेंगे जो कि ये एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहा है, ये बेल एप्लीकेशन जो पेटिशनर है वो प्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसका नेम पहले मेंशन करेंगे। नेम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस मेंशन करेंगे हम पेटिशनर का। मान लीजिए पेटिशनर का नेम है XYZ, तो हम मेंशन करेंगे XYZ सन ऑफ PQR, ईयर्स ऑफ एज 28 है, रिजाइडिंग एट लखनऊ, या फिर उसका जो भी फुल एड्रेस है हम वो मेंशन करेंगे। और इसके बाद हम रिस्पोंडेंट के बारे में मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि जो विक्टिम होता है उसका केस स्टेट अपनी तरफ से लड़ता है। तो यहाँ पर हम स्टेट का नेम मेंशन करेंगे, स्टेट ऑफ डैश। उसके बाद जो भी हमारा विक्टिम है हम उसका नेम मेंशन करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू ABC, सन ऑफ DEF, ईयर्स ऑफ एज 30, रिजाइडिंग एट लखनऊ, या फिर जो भी उसका पूरा एड्रेस है रिस्पोंडेंट का हम वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पर FIR नंबर मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, अंडर सेक्शन ऑफ IPC, यानी किस सेक्शन के अंडर जो ये केस है वो हुआ है हम वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन का नेम मेंशन करेंगे। फिर हम किस रिगार्डिंग बेल मांग रहे हैं हम वो मेंशन करेंगे, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 436 CRPC फॉर बेल, यानी कि जो सेक्शन 436 के अंदर हमें बेल बताई गई है वो कौन सी बेल है, बेलेबल ऑफेंस की। तो हम उस बेलेबल ऑफेंस के लिए जो बेल एप्लीकेशन है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम वो मेंशन करेंगे, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 436 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर बेल। अब इसके बाद हम लिखेंगे सर, और उसके बाद लिखेंगे द एक्यूज्ड एप्लीकेंट इन हिज एप्लीकेशन हमली स्टेट्स एज अंडर, यानी कि जो एक्यूज्ड है, जो पेटिशनर है, जो ये एप्लीकेशन बेल एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहा है वो फॉलोइंग पॉइंट्स मेंशन कर रहा है। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि जो एप्लीकेंट है वो कोर्ट से बेल सीक कर रहा है, किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 436 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इस सेक्शन के अंडर वो कोर्ट से बेल सीक कर रहा है। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि कौन से केस के लिए बेल वो चाहता है, तो हम FIR नंबर मेंशन करेंगे, और वो FIR कौन से पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है हम उसका नेम और प्लेस मेंशन करेंगे। उसके बाद हम ये मेंशन करेंगे कि जो पेटिशनर है उसको किस दिन अरेस्ट किया गया था और वो अभी जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में है। ये तो हो गया मेन पॉइंट, और इसके बाद हम वो पॉइंट्स लिखेंगे जिससे हमारा केस मजबूत हो सके और हमें बेल मिलने में आसानी हो। तो जो भी आपके क्लाइंट के हिसाब से जो भी फेवरेबल पॉइंट्स होंगे आप वो मेंशन कर सकते हैं। मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिससे कि एक नॉर्मल बेल फॉर्मेट तैयार हो सके। तो सेकंड पॉइंट हम जो लिखेंगे उसमें हम ये बताएंगे
कि जो हमारा पेटिशनर है वो इनोसेंट है और उसको फॉल्सली इस केस में फंसाया जा रहा है, उसका इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है। थर्ड पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि जो एक्यूज्ड है यानी जो पेटिशनर है उसको पहली बात तो गलत तरीके से इस केस में फंसाया गया है। वो अपने घर का एक सोल अर्निंग मेंबर है, यानी सिर्फ अपने घर में वही एक कमाई करता है और उसकी फैमिली उस पर ही डिपेंडेंट है। फोर्थ पॉइंट में हमने मेंशन किया है कि जो एक्यूज्ड है यानी जो एप्लीकेंट है पेटिशनर, उसके एब्सकॉन्ड होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है और ना ही वो विटनेसेस को मिसगाइड कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि जो पेटिशनर है वो एक पीसफुल वेल बिहेव्ड सिटीजन है और हॉनेस्ट पर्सन है। और सिक्स पॉइंट में हम लिखेंगे कि जो भी ऑफेंस के लिए वो चार्ज किया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है, इसीलिए और जो एप्लीकेंट है वो बेल फर्निश करने में सक्षम है, इसीलिए ये बेल एप्लीकेशन प्रेजेंट की गई है। अब इसके बाद हम प्रेयर लिखेंगे कि हम कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हैं, वो चीज़ हम मेंशन करेंगे। इन व्यू ऑफ द अबव स्टेटेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू। तो जो भी रिलीफ हमें कोर्ट से चाहिए हम वो मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि जो कोर्ट है वो पेटिशनर को बेल ग्रांट कर दे, किस कनेक्शन में, जो कि ये एफआईआर नंबर है, किस सेक्शन के अंडर वो एफआईआर लिखी गई है हम वो मेंशन करेंगे, कौन सा ऑफेंस है वो मेंशन करेंगे और कौन से पुलिस स्टेशन पर वो एफआईआर रजिस्टर्ड है उसका नेम और प्लेस हम मेंशन करेंगे। और हम कोर्ट से ये सीख करेंगे कि वो जो पेटिशनर है उसको इन ऑफेंसेस यानी जो ऑफेंस है उसके अंदर बेल ग्रांट कर दे। दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जो कि उसको प्रॉपर लगता है और जस्टिस के इंटरेस्ट में लगता है, यानी न्याय के इंटरेस्ट में जो भी ऑर्डर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पास करना चाहिए तो ऑनरेबल कोर्ट वो ऑर्डर भी पास कर सकती है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस मेंशन होगी और डेट मेंशन होगा और राइट हैंड साइड पर एप्लीकेंट या फिर काउंसिल का नेम और सिग्नेचर होगा। तो ये था एक बेसिक फॉर्मेट बेल को ड्राफ्ट करने का कि बेल की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। आइए इसको एक बार और सिंपलर वर्ड्स में समझते हैं। तो सबसे ऊपर हम कोर्ट का नेम मेंशन करते हैं, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट लखनऊ। उसके बाद हम क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर और कौन से ईयर का ये केस है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम पेटिशनर का नेम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस मेंशन करेंगे। उसके बाद हम रिस्पोंडेंट का नेम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस मेंशन करेंगे। और इसमें हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता है, वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो जो केस होता है विक्टिम की तरफ से वो स्टेट लड़ता है, तो यहाँ पर हम स्टेट का नेम मेंशन करेंगे, तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और उसके बाद जो भी हमारा रिस्पोंडेंट है हम उसका नेम मेंशन करेंगे, यानी जो भी विक्टिम है उसका नेम हम मेंशन करेंगे थ्रू ABC, सन ऑफ डैश, ईयर्स ऑफ एज एंड रिजाइडिंग एट डैश। उसके बाद राइट हैंड साइड पर हम FIR नंबर मेंशन करेंगे, फिर डेट मेंशन करेंगे, अंडर सेक्शन ऑफ IPC यानी IPC के कौन से सेक्शन के अंडर ये FIR की गई है, ये केस लड़ा जा रहा है, हम वो मेंशन करेंगे। उसके बाद कौन से पुलिस स्टेशन का ये केस है, हम उस पुलिस स्टेशन का नेम और प्लेस मेंशन करेंगे। उसके बाद हम कौन से सेक्शन के अंडर अपनी एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहे हैं हम वो मेंशन करेंगे, तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 436 CRPC फॉर बेल। उसके बाद हम लिखेंगे सर और उसके बाद हम अपने पॉइंट्स लिखेंगे जो भी हम अपनी बेल को, उसके बाद हम लिखेंगे सर और उसके बाद हम अपने सारे फैक्ट्स और पॉइंट्स लिखेंगे जो हम अपनी एप्लीकेशन में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम मेंशन करेंगे कि हम जो बेल हम सीख कर रहे हैं कोर्ट से वो कौन से सेक्शन के अंडर सीख कर रहे हैं, सेक्शन 436 CRPC 1973, और कौन से केस के रिगार्डिंग है तो हम FIR नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद जिस पुलिस स्टेशन में वो FIR रजिस्टर्ड है उसका नेम और प्लेस मेंशन करेंगे और पेटिशनर को किस दिन अरेस्ट किया गया था वो मेंशन करेंगे और ये बताएंगे कि पेटिशनर अभी भी जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि जो हमारा पेटिशनर है उसको फॉल्सली इस केस में फंसाया गया है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और जो भी हमें पॉइंट्स नेसेसरी लगते हैं अपने केस को मजबूत करने के लिए जिससे कि कोर्ट जो है वो पेटिशनर को बेल ग्रांट कर दे, हम वो सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। फिर हम एंड में प्रेयर मेंशन करेंगे कि हम क्या रिलीफ चाहते हैं कोर्ट से। उसमें हम ये मेंशन करेंगे कि हम इस FIR नंबर जो कि इस सेक्शन के तहत रजिस्टर करी गई है जिसमें ये ऑफेंस बताया गया है और किस पुलिस स्टेशन में वो रजिस्टर करी गई है, ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद कोर्ट से ये रिलीफ मांगेंगे कि हमारा जो पेटिशनर है, जो एक्यूज पर्सन है, उसको बेल ग्रांट कर दी जाए। सेकेंडली हम ये कहेंगे कि कोर्ट को अगर लगता है कि इसके साथ साथ कोई और ऑर्डर भी ऐसा पास करना चाहिए जो कि जस्टिस के इंटरेस्ट में होगा और प्रॉपर होगा, कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट वो ऑर्डर भी पास कर सकती है। उसके बाद हम प्लेस मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद एप्लीकेंट या काउंसिल का साइन और नेम होगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बेल का मीनिंग जाना, बेल कितने टाइप्स की होती हैं ये जाना, और बेल को ड्राफ्ट कैसे करते हैं ये जाना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग के और भी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल for more such educational content. Thank you for watching.